आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की इन सी लैंग्वेज, बट बिफोर दिस प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा हो, उसमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होती है ये देखना है। ठीक है, अब वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल कोई भी ऐसा कंटेनर या कोई ऐसी जगह, कंटेनर वेयर वी स्टोर एनी डाटा। कोई भी ऐसी जगह मेमोरी के अंदर, जैसे कंप्यूटर होता है उसमें मेमोरी होती है ना, आप उसमें जगह जगह अपना डाटा सेव कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल मेमोरी का वो कंटेनर होता है जहाँ पे हम किसी भी किस्म का अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब डाटा जो है, डाटा अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 1 2 3 की, ये क्या है? नंबर्स है ना जी। क्या है ये? नंबर्स हैं। अगर तो इस डाटा टाइप का नाम होता है INT। INT का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर इंटीजर। INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंटीजर कौन सी? अच्छा, ये चीज़ कहलाती है डाटा टाइप। क्या कहलाती है? डाटा टाइप। कि डाटा है कौन से किस्म का। अब 1 2 3 जो है वो क्या है? नंबर टाइप डाटा। क्या? नंबर टाइप डाटा। और इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट मतलब वो भी बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डाटा है, फॉर एग्जांपल 1.2। अब इसमें पॉइंट आ रहा है जी, ये है डेसिमल पॉइंट। अगर आपको कोई ऐसा डाटा सेव करवाना है जिसमें पॉइंट आएगा, नंबर तो होगा लेकिन नंबर के साथ साथ क्या होगा? पॉइंट। नंबर टाइप डाटा विद डेसिमल पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोट। क्या कहते हैं? फ्लोट। इसकी फुल फॉर्म भी फ्लोट है। सो हम क्या कहेंगे? नंबर टाइप डाटा विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ऐसे ही फ्लोट की जैसी एक और डाटा टाइप होती है, उसको हम कहते हैं डबल। क्या कहते हैं? डबल स्टैंड्स फॉर डबल। डबल के अंदर भी नंबर टाइप डाटा विद डेसिमल पॉइंट। फ्लोट और डबल आर सेम, इनकी डेफिनेशन वही है, नंबर टाइप डाटा विद डेसिमल पॉइंट। इनमें एक डिफरेंस ये है कि डबल के अंदर मेमोरी में स्पेस डबल होता है। विद डबल मेमोरी स्पेस मतलब अगर आपके फ्लोट के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर 4 बाइट का डाटा जाता है, कितने? 4 बाइट, तो डबल के अंदर 8 बाइट का जाएगा। अब ये बाइट क्या होता है? आपने कंप्यूटर के अंदर स्पेस का नाम सुना होगा, तो स्पेस हम किस में नाप रहे होते हैं? GB में, KB में। कि 1024 KB मिलता है तो 1 GB बनता है। जब 1024 GB मिलता है तो 1 TB बनता है। ठीक है, तो इस तरह GB, MB, KB, ये सब जो है वो मेमोरी के अंदर स्पेस को कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग होती है KB से। किससे? KB, किलोबाइट। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो 1 KB बनता है। तो इसमें अभी इस डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डाटा टाइप है, इसमें कितने बाइट आ जाते हैं? अगर इसमें 4 बाइट आते हैं तो इसमें 8 बाइट आएंगे। और 1024 KB, वो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। इस तरीके का मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो बाइट, KB, MB, एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होंगी कि कितने बाइट या कितने KB मिलेंगे तो कितने MB बनेगा। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1 MB में 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इस फ्लोट और डबल आर सेम, और ये तीनों की तीनों नंबर के डाटा टाइप है। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, इन दोनों में डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपको से करवाना है A, ओनली A, तो ये है सिंगल कैरेक्टर। क्या है? सिंगल कैरेक्टर। अब सिंगल कैरेक्टर की डाटा टाइप को हम क्या कहते हैं? 4। CHAR, 4। 4 स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। और इस डाटा टाइप के अंदर सिर्फ आपका सिंगल कैरेक्टर आता है। क्या आता है? सिंगल कैरेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपको अपना नाम सेव करवाना है,
फॉर एग्जाम्पल आपको ये नाम सेव करवाना है, अब इसमें मल्टीपल कैरेक्टर आ गए। कितने कैरेक्टर आ गए? मल्टीपल कैरेक्टर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मल्टीपल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स डाटा। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है, अब इसमें देखो नंबर भी है, मतलब न्यूमेरिक भी है ये, और इसमें अल्फाबेट भी है, तो इसलिए उसको कहते हैं अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक डाटा टाइप जो होती है ना आपकी, सी के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, C++, C# में अवेलेबल होती है, उस डाटा टाइप को हम कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डाटा टाइप के अंदर आपका कौन सा डाटा जाता है? अल्फान्यूमेरिक, मल्टीपल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा जब भी आप कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में कोई डाटा हार्ड कोडेड इंसर्ट करते हैं तो उसको हमेशा सिंगल कोट में डालते हैं। कभी भी किसी स्ट्रिंग में डाटा इंसर्ट करते हैं तो डबल कोट में। कभी भी किसी इंटीजर, फ्लोट या डबल में आप डाटा डालते हैं तो उसमें कोई भी सिंगल कोट या डबल कोट नहीं होता, ये याद रखना है। अब इसको, इस पूरे डाटा टाइप को और वेरिएबल्स को सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब हम आज ये सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टास्क दिया कि आप जो है ना 2 नंबर लें और उन दोनों नंबर को प्लस करवा के प्रिंट करवा दें। अब मैंने आपको क्या चीज़ लेने को बोला है? 2 नंबर। नंबर टाइप का डाटा कौन सी डाटा टाइप में जाता है? कौन सी डाटा टाइप में जाता है? इंटीजर में। इंटीजर में। तो आपने बोला मेरे डाटा की टाइप क्या होगी। अब उस डाटा को मुझे मेमोरी में किसी जगह पे सेव तो करना होगा ना जी। ठीक है, उस मेमोरी में किसी जगह पे सेव करेंगे, जिस जगह पे सेव करते हैं उस जगह यानी कि उस कंटेनर को हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो मैंने कहा मुझे डाटा तो लेना है इंटीजर टाइप का, लेकिन मुझे मेमोरी में कोई स्पेस लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जो स्पेस आपसे लेना चाह रही हूँ उस स्पेस का नाम आप रख देना ए। क्या रख देना? इसका नाम ए और टर्मिनेटर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मैंने मेमोरी में एक जगह ली, उस जगह का नाम क्या रख दिया? ए। और वो जो स्पेस मैंने मेमोरी में ले लिया है उस स्पेस के अंदर सिर्फ कौन से टाइप का डाटा जा सकता है? इंटीजर टाइप का। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर इंसर्ट हो सकते हैं, ABCD इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल का नाम जो है रखना वो आपकी अपनी मर्जी होती है। बस इसके कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल का नाम कभी भी कोई नंबर नहीं हो सकता। मतलब इंटीजर 1 ये कोई वेरिएबल का नाम नहीं है। वेरिएबल का नाम ये हो सकता है A1, ये रख सकते हैं। _A वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं। वेरिएबल का नाम आपका अपना नाम भी हो सकता है। बस इस बात का ख्याल रखना होता है कि एक नाम का एक वेरिएबल आपने एक कोड में, प्रोग्राम में ले लिया तो उसी नाम का दूसरा वेरिएबल आप नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ, बस नाम यूनिक होना चाहिए वेरिएबल का। तो मैंने आपसे क्या कहा था? आपको 2 वेरिएबल लेने और उन दोनों को प्लस करवा के प्रिंट करवाना जी। मैंने कहा मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर A और मैंने कहा A के अंदर वैल्यू डाल दो 10। क्या डाल दो? 10। ठीक है, अब एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जाहिर है मुझे, तो मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसका नाम मैंने फॉर एग्जांपल रख दिया B और उसमें मैंने यहीं पे हाथ के हाथ वैल्यू डाल दी इंटीजर B = 10 या जो भी। अब इन दोनों, अब इसने भी मेमोरी में एक जगह ली, उसमें 10 डाल दिया, इसने भी मेमोरी में एक जगह ली, उसमें 10 डाल दिया। अब मुझे इन दोनों को सम करके भी तो किसी जगह पे सेव करना पड़ेगा ना प्रिंट करने से पहले। तो मैंने मेमोरी में एक और जगह लेनी है, तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया। अब इन दोनों का जो सम होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जो इन दोनों को टोटल होके जो आंसर आएगा उस आंसर की डेटा टाइप क्या होगी? कोई अल्फा न्यूमेरिक आएगा आंसर या वो भी नंबर ही आएगा? कोई इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा। तो मैंने कहा एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल दे दो मुझे और उसका नाम मैंने फॉर एग्जांपल रख दिया टोटल। मैंने ये जगह तो ले ली। अब ये जगह है खाली। इस जगह में क्या मैंने अभी तक कोई वैल्यू डाली है? नहीं डाली। और वैल्यू में मुझे डालनी क्या है? मैंने कहा जो भी इसमें हो इन दोनों का प्लस होके इसमें आ जाए जी। किस में आ जाए? इसमें आ जाए। जिसमें वैल्यू आपको डालनी होती है वो आप ऐसे लिखते हैं, टोटल = इसमें किस किस का सम डालना है? 10 वो A का और B का। मैंने कहा A + B। अब A में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 10। B में क्या वैल्यू पड़ी हुई? तो टोटल में क्या आ जाएगा? 20। तो प्रिंट क्या, अब हम अगर इसको टोटल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने का क्या तरीका है? मैंने कहा printf। ठीक है, और printf के अंदर
मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जो भी मुझे प्रिंट करवाना है। अच्छा जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को आपको प्रिंट करवाना हो ना जी, तो कभी भी किसी वेरिएबल का नाम डबल कोटेशन में नहीं लिखते। मतलब जिस तरह आपने प्रिंट एफ के फंक्शन में प्रिंटिंग की थी तो अब डबल कोटेशन के बीच में करके लिखा था, लेकिन जब किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो कभी भी डबल कोटेशन यूज नहीं करोगे। दूसरी चीज, जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर आपको एक और चीज यहाँ पे लिखनी होती है। अगर आप इंटीजर प्रिंट कर रहे हो ना तो आप यहाँ पर डबल कोटेशन में लिखोगे %d। क्या लिखोगे? %d। ठीक है। अब अगर आपने वो फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर प्रिंट करना है तो आप उसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखोगे? %d। डबल कोटेशन में। हाँ, डबल कोटेशन में। अगर आप कोई फ्लोट प्रिंट कर रहे हो तो आप लिखोगे %f। अगर आप कोई डबल प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटिंग के वक्त पे भी और इनपुट के वक्त पे भी, इनपुट अभी हम अगली स्टेप में समझेंगे। इनपुट और प्रिंटिंग दोनों के वक्त पे अगर इंटीजर का इनपुट ले रहे हो या इंटीजर का प्रिंट करवा रहे हो तो %d। इस तरह फ्लोट में f, डबल में 2f। सही है। और अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो फॉर एग्जांपल तो %c। और जो स्ट्रिंग की डेटा टाइप रह गई, स्ट्रिंग की डेटा टाइप अभी एज सच सी लैंग्वेज में डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती, वो कैरेक्टर टाइप एरे होता है। तो वो आगे जब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करोगे तब स्ट्रिंग पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपका फोकस बस इन डेटा टाइप पे होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बस प्रिंटिंग का तरीका ये है। इतना क्लियर है? अब इसको कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम टर्बो सी खोलेंगे, ऑल्ट एंटर करके स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है। ये जो फाइल हमने ली हुई है, इस फाइल को हम फॉर एग्जांपल सेव कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं var.cpp। मतलब इसमें हमने वेरिएबल लेना सीखेंगे। ठीक है जी। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का पहले वो बना लेते हैं जल्दी से। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h। इसमें तो क्लियर है ना? void main, मतलब ये तो आपने करना ही करना होता है। जी। ठीक है। इसके बाद हमने CLR SCR भी लगा देते हैं ताकि पिछली स्क्रीन पर अगर कुछ है तो वो क्लियर हो जाए। गेट CS लगा देते हैं ताकि जो हमने काम किया है वो हमें विजिबल रहे जब तक हम उसको कोई की प्रेस करके ना दें। राइट। यहाँ पे करना है हमने अपना सारा काम। मैंने यहाँ पे वही सेम काम करना है। मैंने एक इंटीजर ले लिया a, उसमें मैंने डाल दिया सिंपल 10। मैंने एक इंटीजर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसका नाम रख दिया वैल्यू 2। ठीक है। और उसमें मैंने डाल दिया 5। ये दोनों इंटीजर्स के मैंने नाम रख दिए। और एक और इंटीजर मैंने ले लिया सम, और उसके अंदर मैंने क्या डालना है? a प्लस वैल्यू 2। ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल हमारे रेडी हो गए जी। अब हमें इसे सिंपल प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमें क्योंकि इंटीजर प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? %d। और यहाँ पे कौन सा इंटीजर प्रिंट करवाना था हमें? सम का। ठीक है। ये जो %d, %c, %f मैंने आपको बताया ना जी, ये चीज़ लिखना सी लैंग्वेज के अंदर लाजमी होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या कहते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सेव किया, रन कर लेते हैं। 15 आ गया। उसने उन दोनों को टोटल करके हमें प्रिंट करवा दिया। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा आउटपुट ऐसा है, लिखा हुआ है द सम इज 15। क्या लिखा हुआ है? द सम इज 15। अब देखो ये जो %d है ना, इस %d की जगह इस सम की वैल्यू प्रिंट होगी। राइट। जी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस वैल्यू से पहले क्या लिखा हुआ है? द सम इज, और उसके बाद इस इंटीजर की वैल्यू आए। वो कैसे होगा? मैंने यहाँ पे आना है सिंपल, यहाँ पे मैंने लिखा द सम इज डबल कॉलन स्पेस। अब पहले क्या करेगा? ये पहले द सम इज प्रिंट करेगा क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए मैंने इसको डबल कोटेशन के बीच में लिखा है। द सम इज आ जाएगा लिखा हुआ, और इस %d की जगह, इस %d की जगह यहाँ पे जो भी पहला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब सम के वेरिएबल की वैल्यू क्या बन रही है? 15। तो आएगा द सम इज 15।
राइट? ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रही हूं कि मेरा आउटपुट ऐसा है कि द सम ऑफ 10 and 5 is 15। बात समझना नहीं जी। अब उसके लिए हम एक और प्रिंटफ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग अलग करके इसलिए बता रही हूँ, उसमें भी हम चाहें तो कर लें डायरेक्ट, लेकिन मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या चाह रही हूँ कि द सम ऑफ सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू उठानी है ना मुझे इधर। द सम ऑफ, पहले वेरिएबल की टाइप क्या है? ए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? ए %d। %d और ए किधर लिखेंगे? कॉमा के उस पार। जी। द सम ऑफ, और %d की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब द सम ऑफ 10 एंड, अब दूसरी की वैल्यू मुझे कौन से की चाहिए? वैल्यू 2 वाले की। इसकी डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप जी। इंटीजर। तो यहाँ पर डेटा टाइप इस प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? %d। और इस वाले %d की जगह के लिए भी मुझे यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का नाम लिखना होगा, वैल्यू 2। तो ये वाला %d इसके लिए हो गया, ये वाला %d इसके लिए हो गया। तो इससे क्या बना मेरा? द सम ऑफ, इसमें क्या पड़ा हुआ होगा? 10 एंड 5 इज, अब मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है? सम के वेरिएबल की। सम के वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो उसके लिए भी मुझे एक और क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? %d। यहाँ पे जब मैंने %d लगा दिया तो फिर यहाँ पे मुझे वेरिएबल का नाम भी लिखना पड़ेगा, कॉमा लगा। तो इस तरह से आप जितने चाहे वेरिएबल ले लो। तो इससे क्या हुआ? इस %d की जगह a की वैल्यू आ जाएगी। तो द सम ऑफ 10, इस %d की जगह इस वाले वेरिएबल की वैल्यू। बस सीक्वेंस का ख्याल रखना, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे %d लगाओगे उसी सीक्वेंस में डबल कोटेशन के उस तरफ कॉमास के साथ वेरिएबल्स लिखोगे। अगर ये सीक्वेंस आपने आगे पीछे कर दी तो आपका आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएगा। क्या आ गया? द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। क्योंकि हमने बैकस्लैश n नहीं लगाया है तो वो उसी लाइन में आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस लाइन के प्रिंट होने से पहले एक लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n लगा दिया। राइट? द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आपका सिंपल टास्क ये है कि आपको 2 फ्लोट के वेरिएबल लेने हैं, जिस तरह मैंने इंटीजर के लिए थे। उन दोनों फ्लोट के वेरिएबल की वैल्यूज को प्लस करवाना है और प्लस करवा के उनको प्रिंट करवाना है। दैट्स इट। ये इंटीजर के लिए मैंने, इंटीजर के साथ मैंने ये काम किया। उसमें %d लगा था तो उसमें क्या लगेगा उसकी जगह? %f। इसमें विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू थी, उसमें विद पॉइंट वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही। उसके बाद आगे के सेशंस में हम ये देखेंगे कि अभी तो मैंने यहाँ पे 10 फिक्स कर दिया था और 5, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि भाई यूजर बताए। जैसे हम कोई कैलकुलेटर बनाते हैं तो हम वैल्यू डालते हैं ना कि मेरी मर्जी है, मुझे 2 और 5 को प्लस करना है, 3 और 4 को प्लस करना है, तो वो तो मैं बताऊँ ना जी। मैं जो भी वैल्यू डालूं वो मुझे वो प्लस करके दे दे। इस केस में हमने वैल्यू को फिक्स किया हुआ है। तो जब हम यूजर से कोई वैल्यू मांग रहे होते हैं वो होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। तो इनपुट्स किस तरह से लेते हैं वो हम फिर आगे की उसमें देखेंगे सेशंस में। ठीक है, अभी फिक्स वैल्यूज के ऊपर सिर्फ प्रिंटिंग करना सीखो, वेरिएबल लेना, वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करना, फिर उन वेरिएबल में इनपुट कैसे लेता है ये फिर एक आगे का टॉपिक है। तो आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं 10 और 5 को फिक्स नहीं करूं, मैं रियल टाइम पे डालूं अपनी मर्जी से कि भाई 2 को और 3 को प्लस कर दो, मेरी मर्जी में कुछ भी प्लस करवाऊं, बस आपका कोड मुझे जो भी 2 वैल्यू में दूं उनको प्लस करके दे दे। वो वाली चीज होती है इनपुट लेना। देखिए इनपुट लेने से, इनपुट लेंगे भी तो किसी वेरिएबल के अंदर ना, ताकि जो यूजर ने वैल्यू दी है उसको कहीं सेव करवाए। राइट? तो उससे पहले आपको वेरिएबल बनाना आना चाहिए, तो उसके लिए ये काम है। ठीक है, दैट्स इट।